साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पीसीएस 2021 के लिए अर्थात उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस जो कोचिंग है उसके द्वारा संपन्न कराई जा रही है। तो उनके द्वारा संपन्न कराई गई जो पहली टेस्ट सीरीज है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देख चुके हैं। आगे के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पे पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ बगल में इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं। पहले इसमें 2 कथन दिए गए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। दूसरा, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसमें आप देखें, इसमें जो ऊर्जा का पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है, ये कथन सही, परंतु दूसरा वाला जो कथन है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। अब थोड़ा इसकी व्याख्या देखें तो आरेखीय रूप से व्यक्त पोषण स्तरों के चरणों को पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। इसे संख्या, बायोमास और ऊर्जा के रूप में दर्शाया जा सकता है। जो ऊष्मा पिरामिड है या ऊर्जा पिरामिड, ऊष्मा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। इस प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? वो सीधा होता है। तथा पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, फूड जो वेव होती है, इसके सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए बायोमास पिरामिड में बड़े आधार जो बेस उसका होता है वहाँ पर क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक से बनते हैं तथा इनके जिनके शीर्ष में छोटे पोषक स्तर होते हैं। इस प्रकार यह आमतौर पर सीधा होता है, मतलब बेस इसका चौड़ा होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो नुकीला होता जाएगा। जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आधार पर जो होते हैं छोटे पादप प्लवकों के कारण इसका आकार क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दूसरा कथन देखिए क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ऐसा नहीं। अभी हमने बात की कि सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? तो 4 कथन है। पहला, एक ऐसे क्षेत्र को जहां कार्बन उत्सर्जन कार्बन संचय से अधिक हो। बी, कार्बन उत्सर्जन के साथ संतुलित कार्बन संचय वाले क्षेत्र को। सी, आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को। और डी है शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र को। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वह है सी ऑप्शन, आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र कहते हैं। कार्बन शून्य, कार्बन न्यूट्रल अथवा शून्य ऊर्जा या शून्य उत्सर्जन शब्द उन इमारतों पर लागू होते हैं जो अपने संचालन के लिए ऊर्जा उत्पादन करने हेतु उसी साइट या उसी स्थल पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, ताकि एक वर्ष में उत्पादित ऊर्जा की सकल मात्रा इमारत के लिए या जो कोई बिल्डिंग है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की सकल मात्रा के बराबर, मतलब बिल्डिंग को जितनी खपत ऊर्जा की है उतनी खपत वो नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित कर लेते हैं। जबकि कार्बन पॉजिटिव ये शून्य कार्बन से आगे का एक कदम है, जिसमें जो भी स्थल या जो साइट है वहाँ पर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसे वापस ग्रिड में भेज दिया जाता है। मतलब जितना उसका उपभोग के लिए चाहिए उससे अधिक ऊर्जा, एक्सेस सरप्लस ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, पन्ना टाइगर रिजर्व को। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। पन्ना जो है, ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है भारत का 20वां और मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य है। यह जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यह विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जो जिले हैं इनमें विस्तारित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में 1981 में हुई थी और इसे वर्ष 1994 में 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इस पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के
प्रवाहित होने वाली जो नदी है कौन सी है? अब ये प्रवाहित कैसे होती है? दक्षिण से उत्तर की दिशा में, ठीक है। जो केन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की दिशा में यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो केन नदी घड़ियाल, मगर एवं अन्य जलीय जीवों को आवास प्रदान करती है तथा जो केन नदी है यह यमुना की सहायक नदी है और भारत की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है यह पन्ना जो क्षेत्र है यह हीरा खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही केन बेतवा जो नदी इंटरलिंकिंग परियोजना है वो इस बाघ अभ्यारण्य के अंदर ही स्थित होगी, जिससे कि इस बाघ अभ्यारण्य को नुकसान भी होगा। तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का एक ऐसा पहला आरक्षित क्षेत्र था जो वर्ष 2000 में यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया था। जो ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का जो दर्जा दिया गया है, इसमें पहला शामिल होने वाला भारत का कौन सा आरक्षित क्षेत्र था? तो वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे 2000 में शामिल किया गया था, वर्ष 2000 में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसे मैब कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? मैब, MAB, मैब कहते हैं इसे। ये जो मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम MAB है, इसे वर्ष 1971 में 1971 में शुरू किया गया था। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, या इंग्लिश में कहें तो इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों के सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। यह जो मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, यह मानव आजीविका को बेहतर बनाने और लाभों की एक समान हिस्सेदारी के लिए तथा प्राकृतिक एवं प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करने के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और शिक्षा को संयोजित करता है। इस प्रकार यह आर्थिक विकास के लिए अभिनव दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उचित है और पर्यावरणीय रूप से संवहनीय है। इसके तहत न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को संरक्षण दिया जाता है, बल्कि इस क्षेत्र में वास करने वाले मानव समुदाय और उनके जीवन के तरीकों का भी संरक्षण किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज का उपयोग मित्र विदेशी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था? तो इसमें आपका सही उत्तर है INS एरावत का। किसका इस्तेमाल किया गया था? INS एरावत का इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में प्राकृतिक आपदाओं और कोविड महामारी के विरुद्ध मित्र देशों की सहायता और सहयोग के लिए INS एरावत नौसेना जहाज का उपयोग किया था। मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज एरावत, ये जो एरावत INS एरावत है, इसे सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता की आपूर्ति की थी। मिशन सागर 2 वर्ष 2020 में चलाए गए प्रथम मिशन सागर का एक अगला संस्करण है। मिशन सागर 2 प्रधानमंत्री की सागर जो परिकल्पना है, सागर का फुल फॉर्म क्या है? सागर SAGR सागर, इसका फुल फॉर्म जो आपका है वो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब ये जो हिंद महासागर ये जो रीजन है इसकी बात की जा रही है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन इस परिकल्पना से संरक्षित है और हिंद महासागर क्षेत्र अर्थात इंडियन ओशियन रीजन, जिसे शॉर्ट में IOR कहते हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुखतम समुद्री एजेंसी और प्रथम रेस्पॉन्डर होने के रूप में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है। ये जो मिशन सागर 2 है, यह मिशन भारत द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व को भी रेखांकित करता है और मौजूदा गठबंधन को और मजबूत बनाता है। साथ ही भारतीय नौसेना ने इस मिशन को रक्षा और विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वय से संचालित किया। INS एरावत स्वदेशी रूप से निर्मित है और इसे 19 मई 2009 को नौसेना में शामिल किया गया था। इस जहाज की प्राथमिक भूमिका जलथलीय अभियानों का संचालन है, जबकि यह मानवीय सहायता उपलब्ध कराने और आपदा राहत कार्यों के भी अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 को देखें, यह है आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप चारों कथन को ABCD जो है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब आप इसमें देखिए कौन सही है। तो इसमें जो आपका B वाला कथन है, B कथन वो सही है। क्या है कि उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है? संकीर्ण होता है रिट के मामलों में। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि सामान्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय
की तुलना में क्या है, संकीर्ण है, परंतु संसद सर्वोच्च न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रिट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 के तहत है, जबकि सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 126 के तहत है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, अब आपको इसमें बताना है कि कौन से सही नहीं है। एक बार आप चारों कथनों को देख लीजिए और ऑप्शन को भी देख लीजिए। अब हम लोग सही उत्तर की बात करते हैं कि सही क्या है इसमें से। तो इसमें से जो पहला कथन है कि किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति है, ठीक है। हमें क्या है, देखिए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं वो बताना है, कौन सा सही है ये नहीं बताना। तो नहीं पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है केंद्र सरकार के अधीन एक नियुक्ति नहीं है, ये गलत है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के साथ परामर्श के बाद की जाती है जब वह इसे आवश्यक समझता है, ये भी सही नहीं है। तीसरा, एक राज्यपाल के अधीन भारतीय राष्ट्रपति के समान एक राज्यपाल के पास भी मृत्युदंड को क्षमा देने की शक्ति होती है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। चौथा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। चौथा कथन पूरी तरीके से सही है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही 1 जो है वो सही हो जाएगा, 1 नहीं, ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, परंतु राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन कोई नियोजन नहीं होता है। दूसरा, मृत्युदंड को क्षमादान देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तीसरा चीज, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है, न कि प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने, महाभियोग, मृत्यु या अन्यथा किसी कारण से पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वह केवल 6 माह की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो आप चारों ऑप्शन को देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन। किसमें है, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 75 का जो 3 है ये कहता है कि सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164, इसका 164 का 2 जो है वो कहता है कि राज्यों में भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। तो चारों ऑप्शन देखिए, एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयब जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें से देखिए बाल गंगाधर तिलक ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अध्यक्षता करने से पहले ही ये आपका 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो जाती है। एनी बेसेंट वर्ष 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी तथा वर्ष 1887 में 1887 में मद्रास अधिवेशन में चुने गए बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये तीसरे नंबर के, चूंकि 85 में कांग्रेस का गठन होता है तो 85 में अधिवेशन होता है, फिर 86 में, फिर 87 में, मतलब ये तीसरे अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी भी नहीं चुना गया था। लाला लाजपत राय ने वर्ष 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी, किसी रेगुलर सत्र की नहीं बल्कि एक विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 क्या है कि जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना भारत की राजनीतिक उन्नति हेतु इंग्लैंड में प्रचार कार्य करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से किसे इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो इसके अध्यक्ष के रूप में विलियम बेडरबर्न को निर्वाचित किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जुलाई 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं का मानना था कि यदि ब्रिटिश संसद व जनता भारतीय मामलों में राजनीतिक आकांक्षाओं से परिचित हो जाती है तो भारतीय समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हो जाएगा।
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम जिसे कहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन्होंने वर्ष 1894 में ब्रिटेन लौटने के उद्देश्य से भारत छोड़ दिया। अपने प्रस्थान के समय ह्यूम ने राय दी कि भारत में राजनीतिक परिवर्तन और स्वशासन को लागू करने के लिए ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ब्रिटेन में राजनीतिक कार्य की आवश्यकता थी। विलियम बेडबर्न ने भी समान विचार, इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया। दादा भाई नौरोजी और W.C. बनर्जी, जो उस समय ह्यूम के साथ इंग्लैंड में थे, ने इन दोनों लोगों ने ह्यूम के मित्र विलियम डिग्बी से संपर्क किया ताकि भारतीय शिकायतों में ब्रिटिश लोगों की रुचि जागृत के लिए व्यवस्थित प्रयास करने हेतु एक राजनीतिक एजेंसी की स्थापना की जा सके। बाद में उसी एजेंसी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति नामक संगठन में विलय हो गया। विलियम बेडबर्न को इसके अध्यक्ष और विलियम डिग्बी को इसके सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में भारतीय समस्या के लिए समर्थन हासिल करना था और इस समिति ने इंडिया जर्नल फॉर द डिस्कशन ऑफ इंडियन अफेयर्स नामक एक पत्रिका की स्थापना की थी। विलियम बेडबर्न ने भारतीय संसदीय समिति का भी गठन किया था, जिसके साथ वह वर्ष 1893 से 1900 तक अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे के कारण आर का नाम दिया गया है। तो कथन ए है कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। बी है सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी इरविन समझौतों का परिणाम थी। तो आप देखें ये दोनों ही सही हैं और आर जो है, जो कारण है, वो कथन की सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जहां यह सहमति व्यक्त की गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा तथा कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। साथ ही कांग्रेस गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश तथा अभियोजन को वापस ले लिया जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ ध्यान रखिए, कांग्रेस केवल दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसी में पार्टिसिपेट करती है, अन्य में नहीं करती है। अगला है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो आपका लेटेराइट मृदा होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। तो लेटेराइट मृदा लोहे के ऑक्साइड से समृद्ध होती है और ऑक्सीकरण और निक्षालन, जिसे लीचिंग कहते हैं, जैसे परिस्थितियों के अंतर्गत चट्टानों के अपरदन से उत्पन्न होती है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होती है, जहां आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उन उच्च क्षेत्रों में विकसित होती है जहां एकांतर रूप से आर्द्र और शुष्क मौसम होते हैं। लेटेराइट मृदा आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। याद ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन खेती के लिए मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इनका उपयोग व्यापक रूप से घर के निर्माण के लिए ईंटों के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ये भी कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरा, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। तो आप इसमें देखें, इसमें जो पहला कथन है, कथन ए जो है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक क्षेत्र होता है शैडो जोन। शैडो जोन जो होता है वहाँ पर ये आपका 140 103 ऐसे जो डिग्री होता है, इसके मध्य में ये कार्य करता है। तो एक शैडो, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक शैडो जोन होता है जहाँ पर ये भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से पहला कथन ही यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप देखें, ए असत्य और आर सत्य, मतलब आर जो है भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह के सभी स्थानों की भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां भूकंप के दौरान भूकंपीय लहरें जिसे पी और एस तरंगे कहते हैं, ये नहीं पहुंचती हैं। इसे शैडो जोन कहा जाता है। शैडो जोन दो कारणों से निर्मित होते हैं। पहला,
पृथ्वी की 3 परतें हैं और प्रत्येक परत का घनत्व परिवर्तनशील है। दूसरा जो मेंटल है उसकी तरल अवस्थिति, इसकी वजह से भी सैरोजन निर्मित होता है। आदर्श रूप से भूकंपीय तरंगों को एक सीधे रेखा में चलना चाहिए, परंतु परत के अलग अलग घनत्व के परिणाम स्वरूप वे घुमावदार या वक्राकार पथ पर चलती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस लवण का या सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो है आपका किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फार्मूला होता है AgBr। यह एक नरम हल्का पीला एवं जल में अघुलनशील नमक है तथा इसे प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या है इसकी क्वालिटी? नरम हल्का पीला एवं जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील नमक है और इसे प्रकाश के प्रति अपनी असामान्य संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक रूप से खनिज ब्रोमार्गिराइट के रूप में भी पाया जा सकता है। प्रकाश के प्रति हल्की संवेदनशील प्रकृति के कारण फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्मों और प्लेटों में किया जाता है। इसका उपयोग अवरक्त अनुप्रयोगों के लिए जो इंफ्रारेड एप्लीकेशंस होते हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील चश्मों में तथा अर्धचालकों के लिए भी किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। तो इसमें से आप देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, अर्थात थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में होता है, टेस्टेस अर्थात 1, प्रोजेस्टेरॉन ये महिलाओं में होता है अंडाशय में अर्थात सी का 3, और इंसुलिन जो है अग्नाशय से संबंधित है आपका डी का 2। तो 4132 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्नलिखित में से कौन इक्ता का सबसे बेहतर वर्णन करता है? इक्ता क्या है? तो आप देखें इक्ता जो है कृषि शिक्षा पोर्टल है। क्या है? कृषि शिक्षा पोर्टल। इक्ता यानी एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम, जिसे शॉर्ट में इक्ता या एकता कहते हैं। ठीक है, यह एकीकृत ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए एक कृषि शिक्षा पोर्टल है। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन डेयर की पहल है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, यह भी कथन कारण संबंधित है। तो पहला कथन क्या है कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसे पहचाना जाता है। मतलब प्रत्यक्ष कर जिस पर आरोपित होता है वही उसको पे करता है। कारण इस कर के भार को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, और जो कारण है वो कथन को पूरी तरीके से इसका स्पष्टीकरण है, अर्थात आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जहां पर जिस व्यक्ति पर कर आरोपित किया जाता है वह पहचान योग्य होता है, जिसे उसी व्यक्ति से वसूला जाता है और इसके तहत कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आयकर है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है और आपका संपत्ति कर है, ये आपके क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। यदि व्यक्ति पहचान योग्य नहीं है कर के भार को स्थानांतरित किया जा सकता तो एक वह क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 को देखें तो यह है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है अल्फा जैव विविधता एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करती है। दूसरा है गामा जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। तो इसमें जो पहला वाला कथन है वो बिल्कुल सही है, परंतु दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसके स्पष्टीकरण को। जैव विविधता को 2 प्रमुख घटकों के द्वारा मापा जाता है। पहला है प्रजाति समृद्धि, ठीक है, पहला है आपका प्रजाति समृद्धि और दूसरा है प्रजाति क्षमता। तो इन दो घटकों के आधार पर मापते हैं, प्रजाति समृद्धि और प्रजाति समता। तो पहले प्रजाति समृद्धि की बात कर लेते हैं। यह किसी समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या का माप होता है। जो प्रजाति समृद्धि होती है यह समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या का माप होता है। ये भी आपके कई तरीके होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के। अल्फा विविधता
बीटा और गामा विविधता। तो सबसे पहले अल्फा विविधता की बात कर लेते हैं। प्रजाति समृद्धि के तहत अल्फा विविधता यह किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है और आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है या नहीं यह व्यक्त किया जाता है अल्फा विविधता के द्वारा। बीटा विविधता की बात कर लेते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता को प्रकट करती है। किसके बीच? पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता को प्रकट करती है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की मात्रा में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। गामा विविधता क्या होती है? यह किसी क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता का एक उपाय है। ठीक है। तो आप सेकंड वाला देखें, गामा विविधता ये नहीं है, जबकि सेकंड वाला जो क्या है वो आपका एक प्रकार से बीटा विविधता को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा प्रजाति समता की बात करें तो यह किसी दिए गए स्तर पर प्रजातियों के अनुपात की माप है, जैसे कम समरूपता या इंगित करते हैं कि स्तर पर कुछ प्रजातियां हावी हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखें तो भारत 68 आप देखें यहाँ पर गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसे 2008 में घोषित किया गया था। गंगा को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को, कब? 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के रूप में मनाता है, जहां इसका उद्देश्य गंगा ज्ञान केंद्र या गंगा नॉलेज सेंटर के तत्वाधान में हितधारक संलग्नता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव में कथावाचन, लोक कथा, प्रमुख व्यक्तियों, इसमें मतलब कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। पवित्र गंगा नदी की महिमा का उत्सव मनाते हुए इस वर्ष आयोजन में गंगा नदी के किनारे विकसित जीवन शैली एवं सांस्कृतिक समृद्धि का भी उत्सव मनाया जाएगा। अब गंगा नदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों और मैदानी इलाकों से होते हुए लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा हिंदू धर्म में इसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। इसका उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में होता है और इसके प्रवाह मार्ग में अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोशी और घाघरा नदियां इससे आकर के मिलती हैं। गंगा नदी विश्व की, ये जो गंगा नदी घाटी है यह विश्व की सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है तथा लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा नदी डॉल्फिन जो है विशेष रूप से गंगा नदी में पाई जाती है और वर्तमान में यह इनके लुप्त प्राय होने का खतरा है। गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरवन दलदल के डेल्टा मैदान में विभिन्न धाराओं में फैल जाती है और आगे बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, गिर जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण कहाँ किया गया? राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज ये जो है 1870 में पैदा होते हैं और 1954 में मर जाते हैं। इन्होंने जैन संत के रूप में आडंबर विहीन जीवन व्यतीत किया और भगवान महावीर के संदेश के प्रसार करने में निस्वार्थ भावना और पूर्ण समर्पण से कार्य किया। उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी अथक प्रयास किया। उन्होंने प्रेरक साहित्य की रचना की तथा स्वतंत्रता एवं स्वदेशी आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। उनकी प्रेरणा से कई राज्यों में कॉलेजों, स्कूलों और अध्ययन केंद्रों सहित 50 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान संचालित हैं। इनकी ये जो मूर्ति बनाई गई इसकी ऊंचाई कितनी है? 151 इनका बर्थडे था और 151 इंच ऊंची प्रतिमा अष्टधातु से तैयार की गई, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है और इसे राजस्थान के पाली के जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। देखना है कि कौन सही है। तो कथन है कि सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। और कारण है कुछ संवैधानिक अधिकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो आप पहला ही देखें कि पहला ही कथन आपका गलत हो जाता है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। मतलब पहला कथन गलत है और कारण उसका सही है। आप देखें कैसे। संवैधानिक अधिकारों में सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकार क्या हैं? सांविधिक स्टैट्यूटरी राइट्स हैं।
इस प्रकार सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, केवल मौलिक अधिकारों को विशेष रक्षा प्राप्त है, क्योंकि ये विधायिका के मनमाने कानूनों और कार्यपालिका की निरंकुशता पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जो अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विशेष प्रावधानों से संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। अब आप इसमें ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कौन सा सही सुमेलित है। तो सही उत्तर पे चलते हैं। इसमें जो है आपका पहला अनुच्छेद 371 ये आपका असम से संबंधित है। 371 एच जो है 371 एच जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और अनुच्छेद 371 एफ जो है एफ ये सिक्किम से संबंधित, मतलब तीनों ही आपके सुमेलित हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो संविधान का जो भाग 21 है अनुच्छेद 369 369 से 392 तक ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 371 ए और 371 जे ये नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए जोड़ा गया था। अब आप इसमें देखें अनुच्छेद जो 371 है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। 371 ए जो है ए फॉर एप्पल, ये जो है नागालैंड से संबंधित है, जबकि 371 बी जो है ये असम से संबंधित है। सी जो है 371 सी ये आपका मणिपुर से संबंधित है। 371 डी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। 371 ई जो है ये आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है, जबकि 371 एफ जो है ये सिक्किम से संबंधित है। 371 जी जो है ये मिजोरम से संबंधित है। 371 एच अरुणाचल प्रदेश से। 371 आई जो है ये गोवा संबंधित और 371 जे जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो आप देखें महाबलीपुरम मंदिर जो है ये राष्ट्रकूटों द्वारा नहीं बल्कि पल्लव शासकों द्वारा निर्मित कराया जाता है। एलोरा की गुफाएं, इनका निर्माण विभिन्न कालों के दौरान होता है और ये शक वंश से संबंधित तो बिल्कुल नहीं है। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर को देखें तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पल्लव वंशीय ने बल्कि पांडव शासकों ने कराया था, पांड्य शासकों ने कराया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया था। तो आप उत्तर देखिए चारों में से, इसमें डी ऑप्शन आपका गुरु अर्जुन देव ये सही हो जाएंगे। आदि ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है पहली पुस्तक। यह वर्ष 1604 में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा सिख धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक संकलन है। यह ग्रंथ या जो पुस्तक है सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1704 से 1706 की अवधि के दौरान इस ग्रंथ में और पवित्र शब्दों का संकलन किया। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के आदि गुरु के रूप में इसकी पुष्टि की और तब से इस ग्रंथ को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आप चारों कथनों को पढ़ लीजिए और देखिए कि आप सही उत्तर पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस 74 का जो ए है, जलियांवाला बाग नरसंहार कांड महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन को नहीं। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सही नहीं है वो गलत, मतलब जो गलत है नहीं है, जो गलत है उसको ढूंढना है ना। तो पहला वाला इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी सी डी ये तीनों के तीनों सही हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे, परंतु इन दोनों ने अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया था। बाद में 5 फरवरी, देखिए 5 फरवरी और 4 फरवरी को लेकर कन्फ्यूजन है। 4 फरवरी को दिन जो है सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसी चौरी चौरा घटना को लेकर के। तो कई जगह 5 फरवरी, कई जगह 4 फरवरी, तो आप 4 फरवरी ही मानिए। तो बाद में 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो जाता है। आपका असहयोग आंदोलन
1 अगस्त 1920 को शुरू होता है और 5 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है, या 4 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे बारदौली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। मुस्लिम समुदाय का व्यापक स्तर पर भागीदारी और सांप्रदायिक सद्भाव ये असहयोग आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा या हवाएं प्रकृति में ठंडी होती हैं, मतलब नेचर में ठंडी होती हैं। तो आप इसमें देखें, इसमें जो बोरा हवाएं होती हैं ये प्रकृति में क्या होती हैं, ये ठंडी होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका केवल सही हो जाएगा। अब जो अन्य है उनके बारे में बात कर लेते हैं। चिनुक के बारे में। चिनुक का अर्थ होता है हिमभक्षी अर्थात स्नो ईटर होता है। यह गर्म एवं शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसके पूर्वी अर्थात रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान के सहारे बहते हुए दक्षिण में कोलोराडो से लेकर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक के एक क्षेत्र को कवर करती है। इसके कारण बर्फ बिखर जाती है और सर्दियों में घास उग जाती है। यह हवा पशुपालन के लिए सहायक है क्योंकि यह घास के मैदानों को हिमरहित बनाती है। अब जो हर्मटन जो आपकी वायुधारा है या हवाएं हैं, इसके बारे में बात करें। यह सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। हर्मटन के आगमन पर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मौसम अचानक शुष्क और सुहावना हो जाता है, इसलिए इसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है। बोरा की बात कर लेते हैं। तो यह एक बहुत तेज ठंडी हवा है जो उत्तर पूर्व से इटली स्लोवानिया और क्रोएशिया के एड्रियाटिक क्षेत्र में बहती है। यह शीत ऋतु में सबसे आम है और यह तब उत्पन्न होती है जब ठंडी हवा पूर्व से पहाड़ों को पार करती है। ठंडी हवा पूर्व से पहाड़ों को पार करती है और तट पर उतरती है। इस प्रकार इसे आमतौर पर काटाबेटिक घनत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जोंडा के बारे में बात करें तो यह एक गर्म शुष्क हवा है जो पश्चिम की ओर से अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के सहारे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे भी कथन कारण से संबंधित है। आपको कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो कथन है आपका द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा कथन है कि द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आप देखें इसमें पहला वाला जो कथन है वो गलत है, पहला गलत हो गया, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि ए असत्य किंतु आर सत्य है। देखिए लगभग 600 से 300 मिलियन वर्ष पहले द्रविड़ क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आती है। इस प्रणाली की अधिकांश चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र से इधर हिमालय और गंगा के मैदान में पाई जाती हैं और ये चट्टानें उमरिया के निकट निम्न पर्मियन युग के एक छोटे या दो छोटे खंडों को जोड़कर प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पाई जाती हैं। खंडों को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत में नहीं पाई जाती हैं। कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों को द्रविड़ क्रम की चट्टानों में शामिल किया जाता है। इस शैल प्रणाली की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं जो चट्टानों की उम्र निर्धारित करने में सहायता करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा या से स्वस्थानीय संरक्षण का या के उदाहरण हैं। तो आप इसमें देखें, इसमें आपका केवल जैव आरक्षित क्षेत्र जो है ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, अर्थात आपका ऑप्शन जो है वो क्या सही हो जाएगा? और एक सेकेंड, ऑप्शन बी अर्थात जैव आरक्षित क्षेत्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से खाद्य श्रृंखलाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी विविधता का भी संरक्षण होता है। संरक्षण दो प्रकार के होते हैं। वायु स्थानीय संरक्षण, जब प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी अन्य स्थान पर उनका संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार के संरक्षण को बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है, जैसे जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान पार्क, बीज बैंक आदि। और स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? वनस्पतियों और जीवों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण के रूप में जाना जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन, संरक्षित वन, प्राकृतिक रिजर्व आदि। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन सकता है? तो ये जो है आपके त्वचा के कैंसर का कारण बन सकता है। मर्केल सेल कार्सिनोमा एक दुर्लभ और आक्रामक त्वचा कैंसर है। यह वृद्धावस्था, पराबैंगनी प्रकाश के अत्यधिक संपर्क और एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है। मर्केल
सेल जो है पालियोमा वायरस मानव जीनोम में एकीकृत हो जा सकता है और एक उत्परिवर्तन से गुजर सकता है जो कैंसर का कारण बनता है। पूर्व अध्ययनों से ज्ञात होता है कि पराबैंगनी प्रकाश के अत्यधिक संपर्क की तुलना में वायरस से होने वाला मर्कल सेल कार्सिनोमा कम आक्रामक होता है और धीमी गति से बढ़ता है। बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र ने मर्कल सेल कार्सिनोमा ट्यूमर में मर्कल सेल पॉलीओमा वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए नैदानिक प्रणाली विकसित की है। शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas12 तकनीक का उपयोग कर एक परीक्षण विकसित किया है जो ट्यूमर में वायरस की पहचान कर सकता है और वायरस की उपस्थिति का संकेत देने के लिए प्रदीप्ति फ्लोरोसेंट का उपयोग करता है। आगे चलते हैं 79 पे। वह कौन से माध्यम है जिनके द्वारा कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है? तो आप देखें, इसमें से प्रत्यक्ष कर दरों में वृद्धि करके, कर आधार में वृद्धि करके, कर अनुपालन को लागू करने से उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 को देखें, नवंबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पुरस्कार की योजना की। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो इस पुरस्कार का नाम है आपका लीलावती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? लीलावती पुरस्कार। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऋण विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों और महिला अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पुरस्कार का मुख्य विषय या जो थीम थी वह थी महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, उद्यमशीलता और कानूनी जागरूकता जैसे बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन करना है। प्रत्येक उप श्रेणी में शीर्ष 3 विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ साथ पुरस्कार राशि भी से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपये, दूसरे को 75,000 रुपये और तीसरे को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार का नाम 12वीं शताब्दी की कृति लीलावती के नाम पर रखा गया है। इसकी रचना गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा की गई थी, अर्थात लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कर द्वितीय ने। और लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय की पुत्री का नाम था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। 81। तो हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा गुजरात में गरिमा गृह का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, जो एक आश्रय गृह है। किस प्रकार का आश्रय गृह? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, तो इसको देखें। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने गुजरात के बड़ोदरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में गरिमा गृह का वर्चुअल उद्घाटन किया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल योजना के तहत मंत्रालय ने ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह स्थापित करने का निर्णय लिया जिन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था या जिन्हें परिवार द्वारा त्याग दिया गया था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और मणिपुर जैसे शहरों में भी 31 मार्च 2021 तक ऐसे गरिमामय गृह बनाए जाएंगे जहां 25 व्यक्तियों के रह सकने की सुविधा होगी। इन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के नेतृत्व वाले संगठनों द्वारा संचालित किया जाएगा। ये आश्रय स्थल समुदाय के सदस्यों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। यह अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके सफल होने पर देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की योजनाओं का विकास किया जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पर। तो ये भी आपका कथन और कारण से संबंधित है। तो आप कथन देखें, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। कारण इसका दिया गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के पश्चात मंत्री स्तरीय सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया, परंतु राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो आप इसका देखें, पहला वाला कथन जो है इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो कथन गलत है। ठीक है, परंतु जो कारण है वो सही है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश को स्वीकार या खारिज कर सकता है। उसके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को विधानसभा या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, जहां पर द्विसदनीय विधायक की स्थिति है, के समक्ष रखा जाना चाहिए जब वह पुनः सत्र में हो। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के पश्चात
मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया, परंतु राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। निम्नलिखित मामलों में राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेकाधिकार होता है। कहाँ कहाँ पे? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखना। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। तीसरा, निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में कि प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। चौथा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, 4 नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एक स्वायत्त जनजाति जिला परिषद को खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में सरकार द्वारा देय राशि का निर्धारण करना। पांचवा है राज्य के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। ये जो संवैधानिक ये विवेकाधिकार हैं, जो कि संविधान में उल्लिखित विवेकाधिकार है, के अतिरिक्त राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी स्थितिजन्य विवेकाधिकार होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना संसद द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए की जा सकती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही क्रम क्या है? तो आप देखें, सबसे पहले जो है यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। तो यूनानी 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, फिर शक आते हैं सीथियन 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में सीथियन के नेतृत्व में, अंत में कुषाण आते हैं 1ली शताब्दी ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 यहाँ पे हमें 2 सूचियों का मिलान करना है। तो आप देखें इसमें सही कौन सा है। इसमें आपका जो है ए ऑप्शन वो सही है। कैसे? गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम ये आपका अब्दुल कलाम आज़ाद है। द लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष का है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, तो मांडली, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। मांडली जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में, तो यहाँ ध्यान रखिए, मराठी भाषा में गीता रहस्य की रचना की। यह भगवत गीता पर एक टिप्पणी है। इसके अलावा अरविंद घोष ने वर्ष 1910 में राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया और एक आध्यात्मिक साधक के रूप में पांडिचेरी में निवास करने लगे। उन्होंने द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एशे ऑन द गीता जैसी पुस्तकें लिखी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। 86 यह है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन जो है आपके पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अर्थात उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक वाले स्थानों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं। भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। यहाँ पर इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में शीशम, महोगनी, एनी, आबनूस आदि शामिल है। अर्ध सदाबहार वन इन क्षेत्रों के कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। इसकी मुख्य प्रजातियों में सफ़ेद देवदार, होल्लाक और कैल शामिल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। यहाँ पर भी 2 सूचियाँ हैं, उनको सुमेलित करना है। तो इसमें आप देखें जो ऑप्शन डी है वो सही है। कैसे सही है? सबसे ठंडा स्थान जो है वो अंटार्कटिका में है। और सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है? दस्ते लूट में है। सबसे शुष्क स्थान कहाँ है? ये आपका शुष्क स्थान की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आटागामा मरुस्थल है। सबसे नम स्थान कहाँ है? मार्शिनराम मेघालय में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दस्ते लूट कहाँ है? दस्ते लूट आपका ईरान में है। कहाँ पे? दस्ते लूट ईरान में है। जबकि आटागामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये आपके चिली के युंगे शहर जो एंडोफगास्टा क्षेत्र है वहाँ पर है। ठीक है। मार्शिनराम कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में। यहाँ पर 11,871 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है।
ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और जो सबसे ठंडा स्थान वाली बात थी, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान पूर्व अंटार्कटिक पठार के शिखर, जिसका नाम दिया गया आर्गस डोम और फूजी डोम के बीच जमी बर्फ है, जहां शोधकर्ताओं द्वारा मापा गया तापमान -148 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में देखें तो -100 डिग्री सेल्सियस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 क्या है कि 88 पे चलते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह जैव विविधता पर सम्मेलन CBD और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए फंडिंग संगठन के रूप में कार्य करता है। दूसरा, GEF जैव विविधता पर सम्मेलन जो ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, यह पर्यावरणीय मुद्दों के पर वैज्ञानिक अनुसंधान का भी कार्य करता है। तो पहला तो इसका सही है, परंतु यह वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य नहीं करता है। इसके बारे में बात करते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के उद्देश्यों को पूरा करने में विकासशील देशों की सहायता हेतु एक कोष प्रदान करती है। यह जो आपका वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, यह निम्नलिखित 5 सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है। मतलब 5 चीज़ों के लिए फंडिंग उपलब्ध कराती है। पहला, जैव विविधता पर सम्मेलन। दूसरा है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अर्थात UNFCCC। तीसरा, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों जो जिसे शॉर्ट में हम लोग कॉप्स कहते हैं पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। चौथा, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन UNCCD। और पांचवा है पारे पर मिनमाता सम्मेलन। जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है GEF पर्यावरण संबंधी अनुसंधान गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक सहायता प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का उदाहरण है? तो इसमें आपका जो टंगस्टन होता है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं अर्थात डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये चुंबक द्वारा क्षीण रूप से विकसित होते हैं, मतलब बहुत कम इसको रिपल करता है अर्थात विकसित करता है, जैसे कि रजत है, स्वर्ण है, एंटीमोनियम। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये चुंबक द्वारा क्षीण रूप से आकर्षित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्षीण रूप से विकसित होते हैं। इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में टंगस्टन, लिथियम, कैल्शियम आदि आते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ तथा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये चुंबक द्वारा बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। क्वेश्चन नंबर 90 को देखें। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें आप चारों के 3 कथन दिए गए हैं, इसको आप पढ़िए। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आप इसमें देखें, जो पहला कथन है, पहला कथन सामान्य, समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जो है वो आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नोडल एजेंसी है। ठीक है, नोडल एजेंसी है, तो ये पहला वाला कथन आपका सही हो गया। दूसरा, यह भारत के चुनिंदा राज्यों में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया जाने वाला एक व्यापक बहुचरणीय सर्वेक्षण है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तीसरा, चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2018-19 में संपन्न हुआ था, नहीं। चौथा जो है 2014-15 में संपन्न हुआ था, 2018-19 में 5वां संपन्न हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात आपका केवल C अर्थात केवल 3 जो है सही है। देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत का प्रमुख सांख्यिकी संग्रहण संगठन है, सांख्यिकी संग्रहण संगठन है। इसका नमूना सर्वेक्षण भारत में प्रमुख स्वास्थ्य आंकड़ों के लिए एक सूचक अर्थात मार्कर के रूप में कार्य किए जाते हैं। यह भारतीय समावेशी और सतत विकास के वास्तविक पक्ष को इंगित करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु उत्तरदायी नोडल एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS मुंबई को नामित किया गया। यह समग्र भारत में व्यापारी परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया जाने वाला एक व्यापक बहुचरणीय सर्वेक्षण है। इसके अलावा इसके देखिए, ये यहाँ पे दूसरा वाला कथन गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ चुनिंदा राज्यों की बात की जा रही है। ठीक है, चुनिंदा राज्यों नहीं बल्कि पूरे भारत में होना है। अगला है इसका इसी में कि पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है ये वर्ष 1992-93 में आयोजित किया गया था। 1992-93 में इसको आयोजित किया गया था, जबकि 1998-99 में
आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 दूसरा संस्करण, और 2005-06 में इसका तीसरा संस्करण, 14-15 में चौथा संस्करण और 18-19 में इसका 5वां संस्करण इसको जारी किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप बेसाला जिसे प्रतिष्ठित IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्रदान किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? मुंबई के पुणे में स्थित है। आगे देखें, पुणे महाराष्ट्र में स्थित जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप बेसाला को प्रतिष्ठित IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्रदान किया गया है। इसकी उल्लेखनीय प्रौद्योगिकी उपलब्धियों, सेवाओं, अद्वितीय उत्पाद के रूप में इसकी उत्कृष्टता, पेटेंट और सेमिनल पेपर जिसका उद्देश्य मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए इसे यह दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार यह भारत को प्राप्त तीसरी IEEE माइलस्टोन मान्यता है। पिछले 2 IEEE माइलस्टोन वर्ष 1895 में JC बोस को और वर्ष 1928 में CV रमन को प्रदान किया गया था। जगदीश चंद्र बोस को बेतार संचार या वायरलेस कम्युनिकेशन का जनक माना जाता है। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है? यह सभी दिशाओं में घूम सकने में सक्षम 30 परवलयिक रेडियो दूरबीनों की सारणी है, ठीक है, या अरे है। इसका प्रत्येक रेडियो टेलीस्कोप 45 मीटर व्यास का होता है। इसका संचालन राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किया जाता है। यह मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का अंग है। दूरबीन का निर्माण वर्ष 1984 में और वर्ष 1996 के बीच अग्रणी वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप के निर्देशन में किया गया था। दूरबीन का एक बड़ा उद्देश्य उच्च रेडशिफ्ट 21 लाइन रेडिएशन की खोज करना था। ये विकिरण आदिम तटस्थ हाइड्रोजन बादलों, पेरिमोर्डियल न्यूट्रल हाइड्रोजन क्लाउड्स से उत्सर्जित होते हैं। इन विकिरणों के निर्धारण से ब्रह्मांड में आकाशगंगा गठन के युग को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। फरवरी 2020 में इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे बड़े विस्फोट को देखने में मदद की, जिसे ओफ्यूकस सुपर क्लस्टर विस्फोट कहा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो यह निम्नलिखित में से कौन से देश 123 समझौते के भागीदार हैं? तो भारत और अमेरिका जो है 123 समझौते के भागीदार हैं। कैसे हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। नवंबर 2020 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते इंडो US सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस समझौते को 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से परमाणु सामग्री को खरीद सकता है या खरीदी करता है। समझौते के विस्तार पर ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप में हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ तहसील के खेरी जशोर गांव में स्थित पहला विश्व परमाणु ऊर्जा साझेदारी केंद्र है। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की यदि बात करें तो भारत अमेरिकी समझौते को अंतिम रूप प्रदान करने में 3 वर्ष से अधिक का समय लगा, क्योंकि इसे कई जटिल चरणों से गुजरना पड़ा, जिसमें अमेरिकी कानूनों में संशोधन किया जाना भी शामिल था। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि भारत परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT का हस्ताक्षर करता नहीं है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप अर्थात NSG का सदस्य बनने के लिए देशों द्वारा NPT पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है या अनिवार्य है। लेकिन NSG ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत को छूट दी है और भारत को अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है, जहां इसे अन्य देशों से असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। भारत में परमाणु ईंधन भंडार की बात करें तो भारत के पास यूरेनियम भंडार सीमित है। यह लगभग 54,636 टन सुनिश्चित परमाणु संसाधन धारण करता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के परमाणु संसाधन लगभग 40 वर्षों तक केवल 10 गीगावाट विद्युत उत्पन्न करने के लिए ही पर्याप्त है। अतः भारत के लिए विदेशों से परमाणु सामग्री आयात करना महत्वपूर्ण है। भारत में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। वर्तमान में भारत में 3.22 विद्युत परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित समितियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी? तो आप देखिए किसने की थी। ये है तुंगन समिति और गाडगिल समिति, इन दोनों ने मिलकर के की थी।
तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 1 और 4। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देखें तो पीके थुंगन समिति ने सिफारिश की कि पंचायतों के तीनों स्तरों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, इसमें महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव दिया गया था। नीति एवं कार्यक्रमों के लिए गठित गाडगिल समिति ने पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 94। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है? तो चारों का आप देख लें। तो इसकी जो विषय वस्तु है ए सही है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग है ये। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम वसंत सेना नामक गणिका और चारुदत्त नामक व्यापारी के प्रेम प्रसंग पर आधारित एक रूपक अर्थात नाटक है। यह पुस्तक गुप्त काल के दौरान हुए परिवर्तनों तथा उज्जैनी में शूद्र अधिकारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आगे चलते हैं 95 पे। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आप चारों कथनों को पढ़िए। अब मैं आपको सही बताता हूँ कौन सा इसमें सही नहीं है। तो ये है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है संस्कृत भाषा में लिखी थी, नहीं, इसे अवधी भाषा में लिखी थी, ना कि संस्कृत भाषा में लिखी थी। इसके अलावा ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, सही है। और अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख मिलता है, सी ऑप्शन भी आपका सही है। और तुलसीदास का दरबार से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अपना अधिकांश समय बनारस में बिताया था। आगे चलते हैं 96 पे। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही है। तो इसमें आप देखें, पहला जो कथन दिया गया है, पहला कथन कि ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, गूदेदार पत्तियां, धसा रंध्र, वायवीय श्वसन, जड़ें, जरायुता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। तीसरा, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। तो इसका जो है आपका 96 का डी ऑप्शन 1 और 3 ये सही होगा, 1 और 3 सही होगा। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लवण सहिष्णु पादप समुदायों का एक विविध समूह है, जो मुख्य रूप से 24 डिग्री से उत्तरी और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है, क्योंकि ये ठंडे स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और प्रतिदिन ज्वारी जल प्लावन जैसे सीमांत कारकों लिमिटिंग फोर्सेस के कारण विभिन्न रूपात्मक और क्रियात्मक अनुकूलनों को दर्शाते हैं। गूदेदार पत्तियां, धसा रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स आदि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तथा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में मैंग्रोव आवरण 4975 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.15% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल 42.45% है, इसके बाद गुजरात है और फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। तो इस प्रकार से जो तीसरा वाला कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल दूसरे पे, पहले पे, दूसरे पे आपको गुजरात होना चाहिए था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 देखते हैं, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इनको मैच कराना है। तो आप देखें कौन सा इसमें सही है। तो सही की तरफ चलते हैं। आपका 97 का जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये सही है। कैसे सही है? कार्टागेना प्रोटोकॉल ये आपका जैव सुरक्षा संबंधित है, जैव सुरक्षा से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन क्षयकारी पदार्थ संबंधित है। ठीक है। मिनमाता कन्वेंशन जो है ये मरकरी प्रदूषण अर्थात चौथे से सुमेलित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स अर्थात डी का 1। आगे चलते हैं 98 पे। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? जाइलम, 2 कथन दिए गए। जाइलम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जल व खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें आप देखें दोनों ही कथन गलत हैं, ना तो पहला सही ना तो दूसरा। क्यों? क्योंकि देखिए जाइलम ये उल्टा है एकदम। जाइलम जल व खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, जाइलम का जा और जल उसको मैच करा लीजिए, तो आप जब भी याद आएगा जाइलम जल मतलब जाइलम जो है वो क्या करेगा? जल व खनिजों के परिवहन करता है।
आगे चलते हैं 99 पे। एक भाले द्वारा तय की गई दूरी का क्षैतिज परास निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये जो है आपका आरंभिक चाल और उन्नयन कोण पर, किस पे? आरंभिक चाल और उन्नयन कोण पर। भाला प्रक्षेप गति में गमन करता है, प्रक्षेप का परास निम्नलिखित पर निर्भर करता है, आरंभिक चाल पर और उन्नयन कोण पर। उन्नयन कोण यदि 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री, तो आप जब यहाँ से भाला फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। तो 100 क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष तक सभी के लिए आवास की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है? तो वर्ष 2022 तक। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास अर्थात हाउसिंग फॉर ऑल को की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वितीय चरण जो कि 2019-20 से 2021-22 में है के बीच का है, इसमें पात्र लाभार्थियों को शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन और बचेंगे 150 में से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।